नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि जल्दी हिंदी की क्लासेस शुरू होंगी आप लोगों की, जिसमें आपका नेट का सिलेबस हो गया, पीजीटी टीजीटी हो गया, अभी यूपी पीसीएस के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस हो गया, यूपी में जीआईसी का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस हो गया, और आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो गया। उन सबका जो संयुक्त हिंदी का सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा, क्योंकि इन सबका सिलेबस क्या है आपने देखा होगा, आपने जिसका भी डाला होगा फॉर्म वो काफ़ी मैच कर रहा है। तो जो शुरुआत में उन चैप्टर्स को लिया जाएगा जो कि सब में कॉमन हो, बाद में अगर किसी में कुछ ज़्यादा चैप्टर अगर आते हैं तो उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। जैसे यूपी में संस्कृत पूछी जाती है, डीएसएसबी में संस्कृत नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी अलग से क्लासेज होंगी। तो आज हम लोग शुरू करने जो जा रहे हैं वो है नेट की इकाई 1, और उसमें हिंदी भाषा और उसका विकास का पहला खंड क्या है, उसमें क्या हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी उनको जानना है हमें, पाली, प्राकृत, सौरसेनी के जो पार्ट्स हो जाते हैं, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, अपभ्रंश अवहट्ट को हम लोग समझेंगे, और पुरानी हिंदी का संबंध और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण हम लोग यहाँ तक आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके आगे का वीडियो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको समझना है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। पहला जो आपका उसमें विभाजन होता है, पहला क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है कि हमें जानना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने से पहले देखिए, भाषा क्या होता है कि किसी भी जीव को मनुष्य बनाने की क्षमता रखता है। आप ये शब्द को गलत अर्थों में मत लीजिएगा, सही अर्थों में समझिए। मतलब जो भाषा है वो मनुष्य मात्र की विशेषता है। अगर क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे जीव जंतु दिखते होंगे आपको, उनके अंदर भाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी ऐसी विकसित अवस्था प्राप्त नहीं की है, और जो मनुष्य उसने ऐसी विकसित अवस्था प्राप्त कर ली है कि उसने संप्रेषण के लिए एक माध्यम का विकास कर लिया है जिसको वो भाषा कहता है। ठीक है, अब हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, हिंदी का जो नाम है वो खुद भारतीयों को दिया हुआ नहीं है। हिंदी का जो तात्पर्य होता है वो तो आपको पता है, हिंद का मतलब जो भी हिंद से संबंधित है वो हिंदी के तात्पर्य के रूप में लिया जाता है। तो हिंदी का नाम किसने दिया, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए आपको फारसियों को योगदान देना पड़ेगा। फारसियों को इसका श्रेय दिया जाता है या फिर अरबों को दिया जाता है। वो जो सिंध नदी के इधर वाला इलाका था, आप लोग भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे से आपकी सिंध नदी जो आती है, इधर का जो इलाका था उसको उनको पूर्व क्या कहते थे, सिंध, मतलब ये इंडस नदी थी, और इनको हिंद वाले हिंदुस्तानी हम हिंद के नाम से इसको पुकारते थे। तो उसकी जो इधर की भाषा थी उसको क्या कहा गया, हिंदी कहा गया। तो इस जो ये क्षेत्र है सिंध नदी के आपके पूर्व में जो क्षेत्र पड़ेगा उसको, उसकी जो भाषा को उन लोगों ने हिंदी कहा। और हिंदी का जो वर्तमान रूप हमें देखने के लिए मिलता है वो बहुत बाद में विकसित हुआ, और हिंदी के विकास की एक अवस्था रही, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वो अवस्था कैसे गुजरती है और किन किन चरणों से होकर यहाँ तक हम आज हिंदी तक पहुँचे हैं, उन सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे विश्व में लगभग आप सबको पता है कि लगभग 4000 भाषाएं पाई जाती हैं। लगभग 4000 भाषाएं हैं टोटल विश्व में, जिनको मोटा मोटी 9 भागों में डिवाइड किया जाता है। कहीं कहीं आपको 12 भी मिल जाएगा। वो क्या है कि फिर उसमें अफ्रीकी और इस तरह से कई अन्य डिवीजन भी कर दिए जाते हैं। वैसे मोटा मोटी क्या है, ये आपके 9 हैं, और इन्हीं के उनको मुख्य 9 भागों के अंदर ही पढ़ा और समझा जाता है। वो उसकी ऐतिहासिकता के क्रम में, विकास के क्रम में इनको डिवाइड किया जाता है। उनके 9 के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे भारोपी भाषाओं के अंदर क्या क्या आता है, इसी भारोपी भाषा के परिवार के अंदर आपकी हिंदी भी आ जाती है, और इसी भारोपी भाषा परिवार के अंदर आपकी क्या आ जाती है, अगर विस्तृत रूप में लिया जाए तो अंग्रेजी।
संस्कृत भी इसी का पार्ट हो जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा इन दोनों में क्या है, मैचिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब उन 9 पार्ट्स के बारे में समझ लिया, कौन कौन से 9 पार्ट हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पहला तो भारोपी हो गया आपका भाषा परिवार, जो 9 भाषा परिवार में है। दूसरा आप ले सकते हैं, आप द्रविड़ ले सकते हैं। देखिए, जो हिंदी है वो भारोपी भाषा परिवार का पार्ट है। द्रविड़ में आपको पता है जो तेलुगु हो गए, तमिल हो गई, या अन्य जो भाषाएं हो गई, मलयालम हो गई, ये सब इसी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपका आती है। कन्नड़ हो गई, सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपको मिलती हैं। अगली हो गई सामी हामी परिवार। सामी हामी परिवार कहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है? देखिए, जो आपका अरब कंट्रीज हैं उसके आसपास इजराइल हो गए, इजराइल में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू। अरबी हो गई, मिस्र की भाषा जो हो गई मिस्री, ये भी क्या है आपकी इसी सामी हामी परिवार भाषा परिवार का भाग है। ठीक है, आपकी चौथा हो गई आस्ट्रिक। आस्ट्रिक भाषा परिवार जो भारोपी भाषा परिवार है उसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली सेकंड भाषा परिवार है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपके आसियान देश हैं, आसियान देशों में आपको पता है आपकी जो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन जो देश हैं इनकी जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसमें भारत की जो मुंडा भाषा है, जो कि भारत के जो मुख्य आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आपको इसी के अंदर देखने के आस्ट्रिक के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद फिनो ग्रीक आएगी, तो आपका जो 5वां पार्ट हो जाएगा, कहीं वो ग्रीक में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा अल्ताई भाषा। इसी में आपका कौन कौन सी आ जाती है? तुर्की इसी में आती है, मंगोल आपकी इसी में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है तिब्बती भाषा परिवार, ये जो चीन में बोली जाती है और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी इसका प्रयोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तिब्बती भाषा परिवार का। अगला है काकेशियन भाषा परिवार, और लास्ट है अमेरिकी भाषा परिवार, जो कि पूर्व के अमेरिकी, जो अब वाले नहीं, अब तो वहां पे अंग्रेजी बोली जाती है और वो किस में आ जाती है? भारोपी में आ जाती है। लेकिन जो पूर्व अमेरिकी थी, लैटिन अमेरिका में जो आज भी कुछ पाए जाते हैं, उनकी जो भाषा थी वो अमेरिकी भाषा, उनकी अलग भाषा थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाषाओं को जो डिवीजन किया गया है वो मुख्यतः 9 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो अपनी हिंदी है वो किसकी पार्ट है? भारोपी का पार्ट है। भारोपी जो आर्य शाखा है उसका ये पार्ट है, और इसमें इसकी काफ़ी समानताएं हैं अंग्रेजी के साथ, संस्कृत की, संस्कृत इसकी मूल भाषा है। वो अभी हम लोग समझेंगे संस्कृत से हिंदी कैसे पहुंची। तो अब अगर भारतीयों की भाषा परिवार को बांटा जाए, जो भारत का आपको ये एरिया देखने के लिए मिलता है, अगर मोटा मोटी आप ऐसे समझिए, ये आपके सामने भारत है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, जितना भी है आप समझ लीजिए, समझने के लिए आपको बना दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको मोटा मोटी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मुख्यतः देखा जाए, मुख्यतः 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर परंतु एक पार्ट और भी कई बार देखने को आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पे, 5वां पार्ट। ठीक है, तो 4 भाषा परिवार भारत में कौन कौन से हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो आप लोग समझ लीजिए। पहले तो आर्य भाषाएं हैं, वही भारोपी वालों को जो पार्ट है आर्य भाषाएं हैं। दूसरा आपका है द्रविड़ भाषाएं हैं, वही जो आपके दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तीसरा आपका तिब्बती वर्मी परिवार है, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिल जाता है, तिब्बती वर्मी भाषाएं हैं।
चौथा आपका मिल जाएगा देखने के लिए मुंडा भाषाएं। इसके अंतर्गत आपको कौन से, वही जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार आपको मैंने पहले बताया इससे पहले, वही ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की जो भाषाएं हैं। और इसका अगर पांचवा डिवीजन किया जाता है तो इसमें कौन सी आपकी आती हैं, इनमें से अन्य को अंतर्गत अंडमान की जो भाषाएं हैं जोरो वगैरह उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है पांचवें पार्ट के अंदर, क्योंकि इनका ये इन सबसे डिफरेंट है इन चारों से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भारत अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नेट में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो भारतीय भाषा परिवार उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मोटा माटी मुख्यतः 4 पार्ट में। अगर पांचवा पार्ट भी अगर है तो वो पांचवा पार्ट हम किसको मानेंगे, अंडमानी जो अन्य भाषाओं के रूप में डिवाइड करते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये आर्य भाषाओं ने हमने हमारे चैप्टर का है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। उससे पहुंचने से पहले हम क्या सब जान लें, आर्य भाषाएं क्या है। और इनमें से आर्य भाषाओं तो काफी ज्यादा एरिया पहुंच जाएगा। भारतीय आर्य भाषाएं क्या है, देखिए जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत आपको कौन कौन से एरिया आ जाता है, इसमें आपका पाकिस्तान आ जाता है, इसमें आपका इंडिया आ जाता है, इसमें आपका बांग्लादेश आ जाता है, और इसमें आपका श्रीलंका भी आ जाता है, और नेपाल भी आ जाता है, क्योंकि इनकी संस्कृत वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, इनमें जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं, चाहे वो पाकिस्तान की उर्दू हो, या भारत की हिंदी हो, या बांग्लादेश की बांग्ला हो, या फिर नेपाल की नेपाली हो, या श्रीलंका की सिंगली हो, ये कहीं ना कहीं इसी ये जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हीं का विकसित रूप है जो आज हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं। तो अब भारतीय आर्य भाषाओं का डिवीजन कैसे करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, क्योंकि हमारा जो नेट का सिलेबस है वो आप देखते हैं कि भारतीय पहला उसका जो पार्ट था हमने समझा कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, दूसरा पार्ट उसका क्या है, आर्य भाषाएं क्या हैं, वो हमने समझ लिया। और अब उसका अगला पार्ट जो उसमें क्लियर तरीके से दिया गया है भारतीय आर्य भाषाएं। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ये आर्य भाषाओं को। इनको मोटा माटी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे उसमें डिवीजन भी है, आपको अलग से पूछा भी गया है। एक हो जाएगा प्राचीन, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन, और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक। अब इनका टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्राचीन जो आर्य भाषाएं उनका टाइम पीरियड कितना हो जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से, जब से ये माना जाता है कि आर्यों का आगमन हो गया है, जैसे जब से वैदिक काल शुरू होता है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, 500 ईसा पूर्व मतलब ये आपका बुद्ध के आगमन तक का जो टाइम पीरियड, इससे पहले जो भाषाएं रहती हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, प्राचीन आर्य भाषाओं के अंदर रखते हैं। दूसरा पार्ट आता है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का टाइम पीरियड क्या है, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक की जो भाषाएं, जिन भाषाओं को का क्रम में देखने के लिए मिलता है वो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं। और आधुनिक में क्या है, 1000 ईस्वी के बाद की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक भाषा, जिनमें से आपका ये हिंदी बांग्ला आदि आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले चलते हैं जो आपके सिलेबस में भी है, प्राचीन आर्य भाषा कौन कौन सी हैं। तो प्राचीन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो प्राचीन आर्य भाषाओं जो 1500 ईस्वी का टाइम पीरियड, इसको 2 पार्ट्स में, जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें से क्या है कि जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का समय है उसको क्या है वैदिक काल, और इस एक मतलब ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और इसके बाद वाले को उत्तराधिक काल के रूप में डिवाइड करते हैं। तो यही जो वैदिक काल है, इसी टाइम पीरियड में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी जो भाषा थी उसको कहा गया वैदिक संस्कृत। ठीक है,
इसको कहीं कहीं पे आपको छांदस भी नाम मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पार्ट क्या है, ये 1000 के बाद वाला जो लोगों का आप मान के चलिए, जिसमें लौकिक साहित्य रचा गया। लौकिक साहित्य मतलब समझते हैं आप लोग, लोक से जुड़ा हुआ साहित्य लिखा गया। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आप लोग शामिल करेंगे जो कि वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उसके अंतर्गत आपके जो वेद हो गए, चारों वेद आपके अंतर्गत इसी के अंतर आते हैं। उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण हो गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गया, ये सब क्या है, इसी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। फिर इसके अंतर्गत आपके अंदर उपनिषद आ जाते हैं, ये सभी किसी के अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे। वेदांग हो गए, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए और कहे गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। ये प्राचीन आर्य भाषाएं हम लोग कर रहे हैं, तो प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कितनी हैं, 2 हैं। और उनमें से पहली कौन सी, वैदिक संस्कृत है, जिसको छांदस नाम से भी जानते हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग जो लिखे गए वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जब इसकी रचना हुई, इसमें 52 टोटल वर्ण थे, और इसमें जो वचन था और लिंग था वो कितने कितने थे, आपको 3 लिंग और 3 वचन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 52 ध्वनियां थी, 3 वचन और 3 लिंग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, लौकिक साहित्य। सॉरी, यहाँ पे लौकिक साहित्य नहीं, लौकिक संस्कृत होगा, मतलब बताना चाहता। तो जिसमें लौकिक साहित्य रचा गया और जो उस समय संस्कृत इस्तेमाल हुआ उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। इसमें आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी भी आ जाएगी, ठीक है। आपकी रामायण हो गई, वाल्मीकि रामायण, ये तुलसीदास जी वाली नहीं, रामचरितमानस, तो आपको समझने लगे। महाभारत हो गया, पुराण वगैरह हो गए, ये सब क्या है, इसी लौकिक संस्कृत का पार्ट है, जो कि लगभग लगभग आपका 500 ईसा पूर्व तक चली आती है, कब, बुद्ध के आगमन तक, ठीक है। और इसमें जो ध्वनियाँ थी, यहाँ पर जो 52 ध्वनियाँ थी, वो लौकिक साहित्य में 4 घटकर कितनी हो जाती हैं, 48 ध्वनियाँ ही आपके सामने बसती हैं। तो आप लोगों को, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने अब तक 3 क्वेश्चन समझ लिए। पहला समझा हम लोगों ने कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। फिर समझा आर्य भाषाओं का डिवीजन कौन कौन सा हो सकता है, भारतीय आर्य भाषाओं का। इसके बाद हमने समझा प्राचीन आर्य भाषा क्या है। अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में जानने के लिए। इसका टाइम पीरियड जैसा मैंने आपको बताया 500 ईसा पूर्व से लेके आपका 1000 ईस्वी तक, अर्थात अपभ्रंश तक का जो टाइम पीरियड है वो इसके टाइम पीरियड मध्यकालीन के अंतर्गत क्या है, शामिल किया जाता है। इसी मध्यकालीन जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं, उनमें कौन कौन सी आती हैं आपकी। इनमें से आपकी आती है सबसे पहले पाली, फिर आपकी क्या आएगी, प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश, ठीक है। तो अब हम लोग इनको एक एक करके समझेंगे। जो पाली है इसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पाली जो भाषा है, देखिए कई बार क्या होता है, लोग प्राकृत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप लोग यहाँ समझिए पहले, प्राकृत जो आपकी भाषा है, इस प्राकृत को जो पूर्व प्राकृत है, मतलब जो प्राचीन प्राकृत, उसको पाली के रूप में, और जो नवीन प्राकृत है उसको अपभ्रंश के रूप में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कुछ बेसिक अंतर विद्यमान था। तो पाली को कई लोग प्रथम प्राकृत के रूप में डिवाइड करते हैं। और ये क्या है, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के अध्ययन के क्रम में, कि जो बौद्ध साहित्य है जिनमें से आपको क्या आते हैं, त्रिपिटक आते हैं, वो किस में लिखे गए, वो सब पाली में लिखे गए, पाली में लिखे। और जो बुद्ध के उपदेशों की भाषा भी थी वो क्या थी, पाली थी। क्यों थी, क्योंकि पाली को उस समय जन भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो आपके उपदेश तभी, सपोज करिए अगर हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और हमें मतलब अगर हम यूपी में मोटिवेशनल स्पीकर का काम करना शुरू करें, और द्रविड़ की भाषा में, द्रविड़ियन भाषा में, सपोज करिए तमिल में यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीच दे आके, तो क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे या समझ पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो वही चीज़ बुद्ध भी
कर रहे थे, और उन्होंने इसके लिए अपने अपने जो विचार थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम को अपनाया, वो माध्यम क्या, वो माध्यम की भाषा क्या थी, वो पाली थी। ठीक है, पाली। ठीक है, पाली मतलब सॉरी वो गलत लिख गया था, तो ये पाली होता है। ठीक है, और जो बौद्ध साहित्य के जितने त्रिपिटक थे वो इसी में लिखे गए। इसमें से आपका कौन कौन से त्रिपिटक हैं? सुत्त हो गया, विनय हो गया, और अभिधम्म हो गए। आपने इतिहास में पढ़ रखे होंगे। इनकी भाषा क्या है? आपको पाली मिलेगी। ठीक है, अगर भारत की अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके सामने, भारत की प्रथम देसी भाषा थी, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए, पाली, प्राकृत, तीसरा लौकिक संस्कृत, चौथा अपभ्रंश। तो आपका आंसर क्या होगा? जो भारत की पहली देसी भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग पाली की चर्चा क्रम में चले हैं। तो हम लोग देखिए, कोई भी जब भाषा बनती है तो उसकी व्याकरण की भी महत्ता होती है। तो पाली के जो व्याकरण ग्रंथ हैं वो 3 व्याकरण ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं, जिसमें से सदनीत का लिखा हुआ अग्गवंश उपलब्ध है, जो कि पाली का व्याकरण है, और श्रीलंका के एक निवासी हैं मोगलान। मोगलान का क्या है? ये इनके नाम के साथ ही है, मोगलान व्याकरण के नाम से ही है। तीसरा है कच्चान व्याकरण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैच करिए कौन कौन से पाली के, इन सपोज के 4 ऑप्शन दे दिया जाए, और इसके अलावा आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए प्राकृत प्रकाश दे दिया जाए, और क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने? निम्न में से कौन सा पाली का व्याकरण ग्रंथ नहीं है? कौन सा पाली का व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत प्रकाश पाली का व्याकरण ग्रंथ नहीं है। तो प्राकृत, ये प्राकृत प्रकाश है किसका है? प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आप कच्चान व्याकरण के रचनाकार कौन है? कच्चान थे। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर इसके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए पाली के, तो उसमें से मिलिंद पंजो आ जाएगा, महावंश आ जाएगा, दीपवंश जो कि ऑलरेडी किसके ग्रंथ हैं? धर्म ग्रंथ है, बौद्धों के। महावंश आ जाएगा आपका, दीपवंश आ जाएगा, अष्ट अट्ट कथा आ जाएगी। ये सब क्या है? आपके पाली के ग्रंथ हैं। ठीक है, ये पाली के कुछ फेमस ग्रंथ है जो पाली में लिखे गए। और कुछ हम पाली की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो पाली की जो शब्दावली है, क्योंकि संस्कृत के बाद आती है, तो इसकी जो, क्योंकि जो संस्कृत के शब्द हैं उनको क्या, जो शब्द सीधे सीधे हम लोगों ने अभी आगे जब पढ़ेंगे शब्दों के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, और विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत से बिना किसी हेर फेर के उठा लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो शब्द जो उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के साथ किसी भाषा में आए हैं उनको क्या है? संस्कृत से तोड़ मरोड़ के आए हैं हमारी हिंदी भाषा में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो ये जो आपकी पाली थी, सॉरी पाली थी, पाली में क्या है आपका जो तद्भव शब्दों की क्या है आपको अधिकतर देखने के लिए ज्यादा मिलेगी, ना कि तत्सम की। अर्थात क्या है? ये अपने तत्सम वाले रूप से चेंज हो जाती है। ठीक है, तत्सम कम का प्रयोग मिलता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो थी, भारतीय आर्य भाषाएं। उसकी अब दूसरी जो भाषा हमने वैसे आपको बताया था, अब तक हम लोगों ने, देखिए क्रम याद रखिएगा, क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है आपका। पहली कौन सी आती है? पहली आपकी आएगी वैदिक संस्कृत, फिर आएगी आपकी लौकिक आएगी आपके पास, फिर आएगी पाली, और अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृत के बारे में।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट बता दीजिएगा। अगर उसमें कोई मुझे लगेगा कि कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं आपको जरूर वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। प्राकृत को क्या कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो पाली है उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था प्रथम प्राकृत। ठीक है, ये मध्यकाल की आपकी भाषा है, तो आपको पहले ही डिवीजन के क्रम में बता दिया गया है आपको। और जैसे पाली के ग्रंथ, पाली में जो ग्रंथ लिखे गए वो किसके संबंधित थे? बौद्धों से संबंधित थे। वहीं जैन साहित्य जो लिखा गया वो किस में लिखा गया? वो आपको बहुतायत किस में मिलेगा? प्राकृत में मिलेगा। ठीक है, और प्राकृत को कई लोगों ने जैसे रुद्रट का नाम बहुत फेमस है जी, रुद्रट ने इसे व्याकरण विहीन भाषा के रूप में देखा है, लेकिन बाद में इसमें व्याकरण की कुछ विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जहां अब सपोज करिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वैदिक के बाद क्या आता है? लौकिक। लौकिक के बाद आता है आपका पाली, और पाली के बाद आता है प्राकृत। पर प्राकृत का जो संबंध है वो लौकिक से कम होके किससे ज्यादा है? वो उसका जो टच है वो किससे ज्यादा होता है? वैदिक के साथ इसका ज्यादा टच देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी प्रारंभिक रूपरेखा समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो अगर कोई भाषा है तो उसका व्याकरण जरूर होगा। तो अगर इस कुछ कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राकृत का जो प्रथम व्याकरण है वो किसने लिखा? तो प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय किसको जाता है? वररुच को जाता है, और वो प्राकृत प्रकाश नाम से आता है। ये रचना भी पूछ ली जाती है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृत प्रकाश वररुच की रचना है। वैसे जो प्राकृत का सबसे प्रसिद्ध रामायण है वो आपका है हेमचंद्र का। हेमचंद्र कृत कौन सा है आपका? हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण आपका सबसे हेमचंद्र हेमचंद्र को, जो कि प्राकृत के पाणिनि कहा जाता है, इन्होंने पाणिनि की रचना श्रद्धाई आपको पता है, और वो किससे संबंधित है? वो आपका संस्कृत से संबंधित ग्रंथ है, संस्कृत का व्याकरण उसमें। तो वही से ही जो हेमचंद है उन्होंने किसका, आपका जो प्राकृत व्याकरण की रचना की है, और उसमें प्राकृत का हमें व्याकरण देखने को लिए मिलता है। अब जो प्राकृत है उसको लेकर, डिवीजन को लेकर बहुत सारी समस्या थी। कई सारे लोगों ने इसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड करने का काम किया। जैसे वररुच का जो प्राकृत प्रकाश है उन्होंने क्या है कि इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? आपका महाराष्ट्री हो गया, पैसाची हो गया, मागधी हो गया, और आपका चौथा हो गया शौर श्रेणी। परंतु जो जिसका सबसे ज्यादा व्यवस्थित माना जाता है, हेमचंद्र ने इसे केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो तीन कौन से थे आपके? देखिए, उसमें अर्धमागधी था। क्वेश्चन आता है, या आप लोग याद सही से देख लीजिएगा। चूलिका पैसाची हो गया, और तीसरा हो गया आपका अपभ्रंश। तो वररुच ने जहां प्राकृत के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, थोड़ी थोड़ी इनकी जो अंतर था उसके क्रम में, ये मागधी है, ठीक है, सौरसेनी है। वहीं जो हेमचंद्र उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, चूलिका पैसाची, अपभ्रंश, हेमचंद्र, ठीक है। अब लेकिन जो भरत मुनि है, भरत मुनि के आपको रचना पता होगी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र बहुत फेमस है। उन्होंने इसको 7 भागों में बांटा है, उसके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने उसको सौरसेनी तो बांटा ही है, सौरसेनी जो कि वररुच ने भी बांटा था। उन्होंने मागधी को भी लिया है, जो कि वररुच में भी था।
उन्होंने अर्धमागधी को भी लिया है। अर्धमागधी किसमें था, वो आपका हेमचंद में देखने को मिल जाता है। तो चौथा इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने एक नया नामकरण भी दिया है यहाँ, दक्षिणात्या। ठीक है, दक्षिणात्या। पांचवा पार्ट इन्होंने बाहलीक नाम से किया है। ठीक है, और छठा इन्होंने नाम दिया है अवंतिजा, और सातवां है आपका प्राच्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन के हिसाब से देख लिया, वररुच के हिसाब से देख लिया, हेमचंद के हिसाब से हमने देख लिया, और भरतमुनि के हिसाब से देख लिया। तो तीनों को डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। जहां इन्होंने महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी में बांटा है, वहीं हेमचंद ने अर्धमागधी, चूलका, पैसाची और अभ्रंश में बांटा। भरतमुनि ने से 7 पार्ट में बांटा है, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या। ठीक है, बाहलीक। ठीक है, और अवंतिजा इनका 7वां डिवीजन, 6वां डिवीजन था, और 7वां प्राच्या। परंतु अगर जो आधुनिक इतिहासकार हैं, आधुनिक साहित्यकार हैं, जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचन किया है, तो उन्होंने साहित्यिक दृष्टि से इसको जो बाद में डिवीजन किया, उसको उन्होंने इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर इसका डिवीजन किया जाए तो इन्होंने टोटल इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट में। सौरसेनी हो गई आपकी, सौरसेनी हो गई आपकी। ये सौरसेनी आपकी किस इलाके में बोली जाती थी, ये आपकी हो गई मथुरा वाला इलाका, इसको मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस वाले इलाके की जो भाषा थी वो सौरसेनी मागधी में प्राकृत थी। यह अर्ध मागधी भी थी, जिसको आर्ष प्राकृत भी कहा गया है। ठीक है, उड़ीसा के पार्ट वाले भाग में बांग्ला वांग्ला जिससे विकास होता है आगे चल के। अगला एक डिवीजन और होता है, वो होता है मागधी। चौथा डिवीजन होता है आपका पैसाची। अभी पैसाची को लेकर कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। और पांचवा है महाराष्ट्री। इसमें देखिए जो पैसाची है ये कश्मीर में बोला जाता है, ये अन्य से काफी ज्यादा विभाजित है। कश्मीर हो गया आपका इधर, अगर आप कश्मीर के आगे चले जाएं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले, सॉरी अफगानिस्तान या पाकिस्तान के, वो पंजाब सिंध के उस पार जो भाषाएं पाई जाती हैं, उसमें इनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो कश्मीरी में पैसाची का बहुत प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए कौन सी सर्वाधिक विकसित थी, अगर सर्वाधिक विकसित की बात की जाए तो सर्वाधिक विकसित में आती है आपकी महाराष्ट्र को सर्वाधिक विकसित प्राकृत माना गया है। ठीक है, विकसित थी। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अब तक 4 चीजें कर ली हैं। पहला, हम लोगों ने हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लिया है, हिंदी का नाम किसने दिया था, और इसके बाद हमने जो भारतीय आर्य भाषाएं उनका डिवीजन समझ लिया है। उस डिवीजन क्रम को समझने में हमने समझा कि सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर आपका पाली आता है जिसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है, और फिर आपका प्राकृत आता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, जो कि हमारे हिंदी का बेस भी बनती है और इन सबका आगे का पार्ट भी है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ने अब तक जो क्रम देख लिया, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वैदिक आ जाती है, वैदिक आपकी हो गई, लौकिक हो गई आपकी, पाली हो गई, सॉरी प्राकृत हो गई, और अब जो आएगी उसको कहा जाएगा अपभ्रंश कहा जाएगा। ठीक है, ये अपभ्रंश, इस सीरियल को याद रखिएगा, कई बार सीरियल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीरियल में लगाने के लिए आ जाए तो आप लोगों के दिमाग में सीरियल बैठा रहना चाहिए। तो अपभ्रंश का विकास किसके बाद देखा जाता है, 500 ईस्वी से 1000 के बाद में। इसमें कई लोगों का अलग अलग अपना अपना विभाजन है, वो हम लोग समझेंगे।
इसके अन्य नाम भी जैसे दिए जाते हैं, अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। अपभ्रंश के अन्य नाम क्या हैं? अवहंस दिया जाता है, अवहट्ट दिया जाता है, अवहट दिया जाता है, अवहत्त भी इसकी का नाम है। ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। और इसको आभीरी भी कहा जाता है, आभीरोक्ति भी कहा जाता है। उक्ति तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। इसको कई लोगों ने इसको बिगड़ी हुई भाषा भी कहा है, खुद अपने रचना क्रम में भी कहा है, ठीक है। और इसको देसी भाषा भी माना गया। पहली देसी भाषा हमने बताया था पाली थी, पहली देसी भाषा। आप लोग याद करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने ऊपर इस बात की चर्चा की है कि पहली देसी भाषा कौन थी, ठीक है। और देसी भाषा थी तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस कोट लोग याद रखते हैं विद्यापति का, जिन्होंने इसको क्या कहा है, देसिल बचना सब जन मिठा ते तैसन जपाऊं अवहट्टा। मतलब इसको अवहट्ट जो नाम दिया गया है, मतलब जो अपनी जो देसी भाषा होती है वो सभी वचनों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, और तो उसी को वो जाप करने की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। हमने जैसे बताया था आपको कि वैदिक संस्कृत में कितने लिंग थे, क्योंकि सबसे पहली आर्य भाषाओं में आती है, प्राचीन आर्य भाषाओं में, उसमें हमने बताया था आपको 3 लिंग और 3 वचन आपको देखने के लिए मिलते हैं। 3 लिंग मतलब समझ रहे हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, ठीक है। लेकिन ये वैदिक संस्कृत आते आते क्या हो जाते हैं आपके, केवल 2 बस वैदिक सॉरी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, अपभ्रंश में केवल कितने बचते हैं, 2 वचन और आपके 2 लिंग बचते हैं, ठीक है। यही आपका यहां से यहां तक का क्रम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं में से तो आपने समझ लिया कि इसमें जो जैसे आपकी वैदिक संस्कृत में 3 लिंग 2 थे, 3 वचन थे, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 लिंग 2 वचन बचते हैं। और इनकी अगर इसकी अन्य विशेषताओं में बात की जाए तो ये उकार बहुला भाषा है, उनकी अधिकता आपको मिल जाएगी। आप में इसको इसमें ला की अधिकता मिल जाएगी, ठीक है, ला का प्रयोग बहुत मिलेगा आपको। और इसमें सर्वाधिक तत्व शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप अभी हमने से पहले जो बात की थी पाली में कि उसमें तत्व शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक तत्व शब्द तो जिसमें देखने के लिए मिलते हैं वो किसमें है, इसी में मिलते हैं। इसमें तो आपको क्या नाम है, तत्सम शब्द तो बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और देशज शब्दों की भी बहुत कमी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और ये तो हमने इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी बात कर ली। अब इसके अगर विभाजन की बात की जाए तो जैसे अभी हमने उसके प्राकृत के विभाजन की बात की थी, प्राकृत को हम लोगों ने अलग अलग हिसाब से वरुच ने 4 बांटा था। फिर से एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, वरुच ने 4 बांटा था, हेमचंद ने 3 बांटा था, भरत मुनि ने 7 बांटा था, और वैसे जो आधुनिक इतिहासकारों के मानना है वो 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया। वैसे ही इसके डिवीजन को लेकर भी बहुत सारा मतलब विवाद है। मार्कंडे की रचना है प्राकृत सर्वस्व, उन्होंने इसको 3 पार्टों में बांटा है। ये क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उपनागर और ब्राचड़, इसके अंदर आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि मार्कंडे का ग्रंथ कौन है, प्राकृत सर्वस्व, और उसको डिवीजन उन्होंने कितने पार्ट में किया है, नागर, उपनागर और ब्राचड़ के रूप में उन्होंने डिवाइड किया है इसको, ठीक है। अगला विभाजन जो महत्वपूर्ण है वो है नामवर्जी का। इनकी एक बहुत फेमस रचना है, हिंदी के विकास में
अपभ्रंश का योगदान। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, ये जो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान की जो पुस्तक है, जिसको अपभ्रंश की जानकारी के लिए बहुत ही मतलब बेस पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये उन्होंने अपने एमए के असाइनमेंट के रूप में लिखा था, एमए हिंदी के दौरान, और वो आज पुस्तक के स्वरूप में हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने तो केवल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थे वो 2 पार्ट? बिल्कुल सिंपल से 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, पूर्वी और पश्चिमी। तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला डिवीजन जो देखने के लिए मिलता है वो डॉक्टर टगारे का है। नहीं, आप उनकी जो एक पुस्तक थी हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, अगर पूछ जाए हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश किसकी पुस्तक है, वो क्या है? डॉक्टर टगारे का है। टगरारे है शायद नाम इनका। ठीक है, इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पूर्वी, पश्चिमी और हिंदी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसमें अन्य भी डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं, परंतु वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ पे देखे जाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपभ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। अपभ्रंश की विशेषताओं के बारे में हमने समझ लिया कि उसमें 2 शब्दों का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है, तत्सम शब्द कम देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, इसकी एक और विशेषता यहाँ पे छूट रही है। इसमें क्या है कि इसने कई सारे अपने खुद के छंदों की रचना, छंद विकसित किए, जैसे दोहा, जिसको इसमें दोहा नाम से भी जाना जाता है, वो इसका मौलिक छंद है। किसका? अपभ्रंश का, जिसको हिंदी ने जय को त्यों अपना लिया है। ठीक है, अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद था, जो कि हिंदी में भी आगे आ जाता है, आपको देखने के लिए मिलता है। और इन जैसे आपका कुंडलिया हो गया, रोला हो गया, चप्पे हो गया, रूपमाला हो गया, ये जो आपके छंद हैं इस टाइप के, जिसमें 2 छंदों को मिलाकर नए छंद की रचना की जाती है, इसको हिंदी ने कहां से अपनाया है? अपभ्रंश से ही अपनाया। यह अपभ्रंश की ही विशेषता थी। ठीक है, और उसको हिंदी ने ज्यों का ज्यों त्यों अपना लिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और अब हम, हाँ, अभी हम लोगों का अगला क्वेश्चन वाला पार्ट गया, देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे, एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर से। देखिए, हम लोगों ने देख क्या क्या लिया है। हम लोगों ने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ ली है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको समझा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं क्या उनको समझा है। हम लोगों ने पाली की विशेषता जान ली है, प्राकृत की विशेषता जान ली है, और शौरसेनी जान लिया है, कहाँ पे बोली जाती है, अर्धमागधी जाना है, मागधी जाना है, और अपभ्रंश और उसकी विशेषताओं के बारे में जान लिया है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के संबंध हमको अभी आगे समझना है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण समझना है। ठीक है, ये हमारे आगे के चैप्टर हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अपभ्रंश से आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उनका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश से कौन कौन से कि कौन सी अपभ्रंश से किस आधुनिक आर्य भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बिहारी की,
बात करें अगर हम बांग्ला की, बात करें उड़िया की, बात करें असमी की, तो इन सबका विकास किससे माना जाता है? वो माना जाता है मागधी से। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा बिल्कुल। अगर बात की जाए पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी में ब्रज वगैरह जो आपकी आती हैं, बात की जाए आपकी राजस्थानी की, बात की जाए आपकी गुजराती की, यहाँ 8 भाषाओं की पार्ट है गुजराती वगैरह, देखते हैं लेखन में भी काफ़ी समानता है इनमें। ये किसके पार्ट है? ये आपके हैं सौर सेनी के। अगला पार्ट है अगर आपका पूर्वी हिंदी, जो कि आपके कानपुर वाले इलाके में आसपास बोली जाती है, पूर्वी हिंदी जिसका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो पार्ट हैं अदर्स, गढ़ी, वो किसके अंतर्गत आएंगे आपके? वो आपके आएंगे अर्धमागधी के अंदर। मागधी के अंदर और अर्धमागधी में याद रखना, ये बिल्कुल मतलब आपको चकरा सकता है। अर्धमागधी, आपको लगेगा अर्धमागधी, आप उधर ही ढूंढने लगेंगे भोजपुरी भोजपुरी साइड। ठीक है, तो ये कहाँ अर्धमागधी कौन है? पूर्वी हिंदी, जिसमें से आपकी अवधी आ जाती है, बघेली आ जाती है आपकी, और छत्तीसगढ़ी आपकी इसमें आ जाती है, और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। अब बात की जाए अगर मराठी की, उसका विकास तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ही हुआ है। बात की जाए सिंधी की, जो कि बहुत सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया है, वो विकसित हुआ किससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से, जो कि मार्कंडेय ने विभाजन के क्रम में माना था। अगर अब बात की जाए पैसाची की, तो इससे कौन कौन सी भाषा विकसित हुई हैं? उनमें से आपका आ जाएगा लहंदा आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा। ये किससे विकसित हुई? पैसाची से। ठीक है, और पहाड़ी जो विकसित हुई भाषा, वो किससे, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खस से। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे 7 प्रकार के अपभ्रंशों से हमने विकास आपको दिखाया है भारतीय भाषाओं का। ठीक है, और फिर से एक बार समझ लेते हैं। मागधी से किसका किसका विकास हुआ है? मागधी से विकास हुआ है असमी का आपका, उड़िया का आपका हुआ है, बांग्ला का हुआ, और बिहारी का विकास किससे हुआ? मागधी से हुआ है। दूसरी है सौरसेनी, सौरसेनी से गुजराती का विकास हुआ, राजस्थानी का विकास होता है, और पश्चिमी का होता है, पश्चिमी की जो बोलियां भी होंगी। पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली का विकास, छत्तीसगढ़ी का विकास किससे होता है? अर्धमागधी से होता है आपका। मराठी आपकी महाराष्ट्री से बाहर आती है, सिंधी आपका ब्राह्मण से आती है, पैसाची से आपके लहंदा और पंजाबी आते हैं, और खस से कौन से आती है? पहाड़ी, जो पहाड़ी भाषाएं हैं आपकी कुमाऊनी वगैरह, इसी से आती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किन से कौन सी भाषाओं का, किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा आगे आई है। ठीक है, अब अपभ्रंश के कई सारे कवि हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, और उनके ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके कुछ ग्रंथों के बारे में हम लोग थोड़ा सा सुन और जान लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इसी बीच में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक चीज़ और रह गई है हमें समझने के लिए, वो रह गई है अपभ्रंश अवहट का, या पुरानी हिंदी का, पुरानी हिंदी से संबंध, ये एक टॉपिक रह गया है। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और क्योंकि उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जैसे क्वेश्चन आया है पहले, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, तो आपके कितने चरण हैं भारतीय आर्य भाषाओं के? मैंने पहले ही बताया आपको,
ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ, शुरुआत ही हम लोगों ने इसी से की थी। भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 3 पार्ट में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये आप लोगों को याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। एक क्वेश्चन और आया है जो छूट गया है। अपभ्रंश भाषा के जो प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में किस में मिलते हैं? वो आपको जो भरत मुनि की रचना है, भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है, उसमें अपभ्रंश की चर्चा मिलती है। अपभ्रंश नाम पहली बार देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था प्रथम प्राकृत के बारे में, द्वितीय प्राकृत के बारे में। तो अगर कहा जाए कि तृतीय अवस्था को क्या कहा जाएगा, तो प्रथम अवस्था को हमने कहा पाली, द्वितीय अवस्था को हम क्या कहेंगे? प्राकृत। अगर तृतीय अवस्था के लिए क्या कौन आएगा? तो अपभ्रंश जो है वो तृतीय प्राकृत के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, जो टाइम पीरियड कितना है आपका? 500 से लेके आपका 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से लेकर। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत, ये तृतीय प्राकृत अपभ्रंश के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। और देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? तो अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? अभीरों की भाषा कहा है आपके अभीरों की भाषा कहा है आपके दंडी ने। ठीक है, और ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा से जो इसके अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि पेपर में पूछे भी जाते हैं और आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। तो अपभ्रंश के जो प्रथम रचनाकार आपको याद रखने हैं वो हैं आपके सरहपाद। आप लोगों ने सबने नाम सुन रखना होगा। ये 8वीं सदी के हैं। ठीक है, इनकी सती की कई बार पूछी जाती है। और इनकी जो रचना है वो क्या है? दोहा कोश है। ठीक है, अपभ्रंश के जो दूसरे रचनाकार हैं और बहुत बड़े रचनाकार हैं, इनकी कई सारी रचनाएं हैं और जो आपको याद रखनी है उनमें से आपकी पयूम चरू हो गई। ठीक है, जो पद्मचरित नाम से जाना जाता है। अरिष्ट नेम चरित हो गई, अरिष्ट नेम चरित। ये जो हिंदी में चरित का आगे आते हैं वो सीधे अपभ्रंश की का ही योगदान माना जाता है। पंचमी चरियु हो गई, और अपने खोयम के नाम को आगे बढ़ाते हुए स्वयंभू छंद हो गई। ये सभी किसमें लिखी गई हैं? अपभ्रंश में लिखे गए ग्रंथ हैं। और इनकी जो स्वयंभू की भी जो सती है वो कौन सी है? 8वीं सदी के ये है। क्या क्या नाम है? स्वयंभू भी। अब इनमें से एक और इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना चाहिए, वो नाम है पुष्पदंत जी का। और इनकी प्रमुख रचनाएं हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं आपकी? पहली तो महापुराण है। ठीक है, और फिर है नाय कुमार चर्यु, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जसाहर चर्यु भी इन्हीं की है। ठीक है, जसाहर चर्यु आगे लगा लीजिएगा आप। और कोई ज़्यादा फेमस नहीं, जो 3 इंपॉर्टेंट हैं ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद एक अगले राइटर आते हैं इसमें जो धनपाल हैं। धनपाल की है भविष्यत
भविष्य कहा। ठीक है, ये किस शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। ये भी किस 10 किसने हैं? 10वीं। अगर सीरियल लगाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, इसलिए सीरियल भी यहाँ पे बताया दिया जा रहा है आपको। ठीक है, एक अन्य इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं देवसेन। उनकी रचना कौन सी है आपकी? श्रावका 4। ठीक है, ये भी 10वीं शताब्दी के हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। किसकी रचना है? राम सिंह की है। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। उनके नाम से संबंधित एक पुराण भी है जिसको कहा जाता है हरिवंश पुराण। ये भी अपभ्रंश में लिखा गया है और इसके लेखक हैं माइल्य धवल, धवलगिरी शिखरों। ठीक है, और अगर जो कि व्याकरण रचनाकार है उनको तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हेमचंद की एक रचना है सिद्ध, ये बिल्कुल आप लोग सही से याद रखिएगा। सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, व्याकरण से संबंधित कहते हैं, इसमें बाद में प्रेम वगैरह के दोहे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अन्य जो प्रमुख हैं उनमें से आपके हैं संदेश राशक भी इसका प्रमुख ग्रंथों में आप लोग काउंट कर सकते हैं। किसका लिखा हुआ है आपका? अहद अध्यमान। ठीक है, अगर दामोदर शर्मा का नाम आ जाए तो ये भी इससे जुड़े रहते हैं। ये 12वीं सदी के हैं दामोदर शर्मा, और इनकी रचना क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये किसकी रचना है? दामोदर। ठीक है, दामोदर शर्मा। नाम आप लोग समझ लीजिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है, और इस काल के विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिराज भी फेमस है। विजय सेन सूरी कौन सी है? रेवंत गिरिराज। ये भी आपकी जो अपभ्रंश काल की प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से फेमस रचनाओं में से है। अगर पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का आखिरी कवि कौन था, रचनाकार कौन सा, तो उसमें नाम याद रखिए आप बिल्कुल। रचना भले इनकी याद ना रहे तो रईखू, रई बिल्कुल फिर से आप लोग समझ लीजिए, रईघू। ये क्या है? अपभ्रंश का अंतिम रचनाकार माना जाता है। ठीक है, और इनकी बहुत फेमस रचना तो कोई नहीं है, पर जसहर चरु भी इन्होंने लिखा था। जसहर चरु हो गया, महेश्वर चरु, याद इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। और इसमें से एक रचना है जिन धर्म सूरी की। जिन धर्म सूर्य की कौन सी है वो? स्थूलभद्र रास। तो ये आपके कुछ प्राकृत के अपभ्रंश के जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और आप लोग फिर से देख लीजिए, अपभ्रंश में जो सरायपा का दोहा कोष आपको याद रखना चाहिए। स्वयंभू का प्रवम चरु हो गया, अरिष्टनेम चरु हो गया, पंचम चरु हो गया, ये सब अपभ्रंश में ले। स्वयंभू छंद भी है, इन्हीं का है। पुष्पदंत का महापुराण हो गया, ये नाय कुमार चरु हो गया, लड़ा है नाय कुमार चरु। जसहर चरु हो गया, धनपाल का भविष्य कथा या कहा हो गया,
देवसेन का, श्राव का 4 हो गया, ये तो बहुत फेमस, कई बार आ चुका है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का हो गया। हरिवंश पुराण माइल धवल का हो गया, धवल का हो गया। विजय सेन सेन सूरी का रेवंत गिरिरास हो गया। हेम और संदेश शासक अध्यायमान का हो गया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन आपकी हेमचंद की रचना हो गई। ठीक है। दामोदर शर्मा इसके की रिक्त उक्ति प्रकरण हो गई। और रैघु के अपभ्रंश का अंतिम कवि है हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अंतिम पार्ट था, जो कि हमें क्या करना है देख लेते हैं फिर से एक बार। हाँ, हम लोगों ने देख लिया हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं देख ली, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देख ली, पारी के बारे में समझ लिया, प्राकृत के बारे में समझ लिया, सौरसेनी के बारे में समझ लिया, अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं देख ली। अपभ्रंश की विशेषताएं कई बार आपकी जो पीसीएस आईएएस के एग्जाम्स है उनमें भी पूछी जाती है, अपभ्रंश की विशेषताएं बताइए, तो आपको पहले बता दिया गया उकार बहुला भाषा है। ठीक है। तद्भव की अधिकता आपको इसमें देखने के मिल जाती है। अधिकता मतलब तत्सम शब्दों बिल्कुल ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और इसमें चलिए रचनाएं बहुत हैं। ठीक है। और प्रसर्गों का विकास इसमें भी शुरू हुआ था, ये भी अपभ्रंश के योगदान में है। ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश अवर और पुरानी हिंदी संबंध। ठीक है। तो जो आपकी हिंदी है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, हिंदी है उसका माना ये जाता है उसका विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश का, अपभ्रंश से। ठीक है। हिंदी में जो नया आया था वो प्रसर्ग क्या है, प्रसर्ग क्या है, विकसित रूप में दिखने लगते हैं आपको। ठीक है। जो कि अपभ्रंश में नहीं दिखते उतने। और क्या होता है कि जहाँ ये तद्भव शब्दों की इसमें कुछ अधिकता रहती है, हिंदी में क्या होता है कुछ तत्सम शब्दों के भी प्रयोग होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो कुछ लोग देखिए, जो अपभ्रंश का टाइम पीरियड है वो नामवर सिंह ने 700 से 1000 ईस्वी बांटा है। वहीं आपके जो संकृत्यायन जी हैं उन्होंने इसका टाइम पीरियड उसके पहले से लिया है, और वो मानते हैं कि जो पुरानी हिंदी है वो क्या है, वो अपभ्रंश ही है। ठीक है। तो अगर कहा अब ये जो अवभट्ट है वो अपभ्रंश को ही कई बार अवभट्ट के रूप में क्या किया जाता है बताने, जो अपभ्रंश का अंतिम का समय पीरियड था उसको क्या कहा गया, अवभट्ट के रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो अवभट्ट क्या है, वो अपभ्रंश का आखिरी रूप है, और जो कि अंत में विकसित होकर क्या है हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हिंदी कैसे आई है। हिंदी आपकी आती है, पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर आती है आपकी लौकिक संस्कृत, फिर आपकी आती है पाली, फिर आपकी आती है प्राकृत, और फिर आपकी आती है अपभ्रंश, और फिर आपकी आती है हिंदी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरानी हिंदी। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगला क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। देखिए आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, ये हमें नीचे चलना पड़ेगा, देख लेते हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं। ठीक है। अगर बात की जाए आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण का, जो कि हमारा अंतिम पार्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं आज, आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण। देखिए आधुनिक आर्य भाषा वर्गीकरण के अगर सरकारी डाटा की बात की जाए, जो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके आधार पर इसको मोटामोटी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बाहरी उपशाखा, ठीक है, दूसरा हो गया मध्य उपशाखा, और भीतरी उपशाखा।
ठीक है। ये बाहरी उपशाखा को फिर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आ गया आपका उत्तरी पश्चिमी समुदाय आपका आ जाएगा। इसमें आ जाएगा दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा दक्षिणी समुदाय आ जाएगा इसी में, और तीसरा पार्ट आ जाएगा पूर्वी समुदाय। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया, बाहरी उपशाखा जो कि बाहर की तरफ फैली हुई है, मध्य उपशाखा और तीसरा है भीतरी उपशाखा। ठीक है। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए, उत्तरी पश्चिम में कौन सा इलाका आता है। हम लोग अभी भारत का मैप देखे थे, फिर से देख लेते हैं, वहाँ चलते हैं और समझते हैं इस बात को, बाहरी उपशाखा को समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये जो आपका ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है। और ये आपका देखिए, आप लोग ऐसे बनाते होंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम कौन सा इलाका हो गया, ये वाला इलाका जो हो गया वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया है, बाहरी उपशाखा का पहला पार्ट हो गया। इसमें आपका कौन कौन से आ जाएगा, लहंदा आ जाती है आपकी इसमें, पश्चिमी पंजाबी, पंजाबी की इधर वाली पंजाबी। ठीक है। पश्चिमी पंजाबी इसी में आएगी आपकी। ठीक है। और इसमें इसका एक और पार्ट हो जाएगा लहंदा। ये लहंदा है, इसको क्या पश्चिमी पंजाबी के रूप में डिनोट किया जाता है। और दूसरी क्या होगी, सिंधी। तो इसी जो आपका जो बाहरी उपशाखा उपशाखा उसका जो उत्तरी पश्चिमी समुदाय है, उसमें कौन कौन हो गई आपकी, उसमें आपकी हो गई लहंदा और सिंधी। दूसरा इसी का जो बाहरी उपशाखा है उसमें हो गए दक्षिणी समुदाय, दक्षिणी समुदाय वाला पार्ट। यहाँ पर कौन आ जाएगी आपकी, मराठी आ जाएगी। इसके बाद पूर्वी समुदाय, पूर्वी समुदाय आपको पता है, हमने अभी आपको मैप में दिखाया है, ये है आपका पूर्वी समुदाय। इसमें आपका यहाँ पर आपका उड़ीसा पड़ता है, यहाँ पर आपकी कौन सी आ जाएगी, उड़िया आ जाएगी। यहाँ पर ये आपका बिहारी आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर आपकी बंगाली आ जाएगी या बांग्ला आ जाएगी, ये वाला ये पूरा इलाका है यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। ठीक है। बांग्ला आ जाएगी और ये यहीं पर असमिया भी आ जाएगी आपकी। ये आपका किस पार्ट का है, बाहरी उपशाखा के ही क्या है, भाग हो गया। ठीक है। और अगला पार्ट क्या हो गया, हमने बाहरी उपशाखा को समझ लिया। बाहरी उपशाखा के हमने कितने पार्ट देख लिए, 3 पार्ट देख लिए। यहीं पे कहीं भी साइड में देख लेते हैं, 1 मिनट। फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हमने अगर भाषाओं का वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे, बाहरी उपशाखा को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, साउथ ने केवल 1 पार्ट में डिवाइड किया था, और ईस्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से हो गए थे आपकी, असमिया हो गई थी आपकी, बिहारी हो गई थी आपकी, आपकी बांग्ला हो गई थी, आपकी असमिया ओ सॉरी असमिया हो गई है, आपकी उड़िया हो गई रह गई थी। ये आपका क्या है, इसके बाहरी वाले के पार्ट हो गया। अब देखते हैं अगला अगला विभाजन। ठीक है। अगला विभाजन हम लोग, इसका अगला विभाजन जो होगा वो मध्य उपशाखा होगी। मध्य उपशाखा क्या हो जाएगा, जो बीच के समुदाय हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये मध्य उपशाखा का पार्ट हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ पे पूर्वी हिंदी है, ये आपका एक दूसरा जो पार्ट बनेगा बाहरी के बाद, जो मध्य उपशाखा हो जाएगा अगला डिवीजन। उसका जो पार्ट है उसमें कौन सी आपकी आएगी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में बहुत सारी बोलियां और भाषाएं हैं, वो आप आगे समझेंगे जब हम लोग उस चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा भीतरी उपशाखा। भीतरी उपशाखा वाले में ये पूरा पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है भीतरी उपशाखा को, भीतरी उप शाखा।
भीतरी उपशाखा। भीतरी उपशाखा को दो पार्ट में कौन कौन से भाग बांट सकते हैं? एक हो जाएगा केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय, और दूसरा इसी का जो पार्ट हो जाएगा वो है पहाड़ी, ये भीतरी वाला है। हमने दो पार्ट, तीन पार्ट देख लिए, पहला बाहरी, दूसरा मध्य उपशाखा जिसमें केवल एक डिवीजन था, और तीसरा भीतरी उपशाखा जिसमें दो डिवीजन है, केंद्रीय और पहाड़ी। अब इस केंद्रीय के बहुत सारे डिवीजन फिर होते हैं। केंद्रीय के डिवीजन कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। केंद्रीय के अंतर्गत आपका आ जाएगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, ये यहाँ पर नॉर्थ पश्चिमी समुदाय है, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके अंदर कौन कौन आती है? लहंदिया और सिंधी वगैरह आती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी में पश्चिमी पंजाबी हमने इसे शामिल किया था लहंदा के साथ। ये दूसरी वाली पंजाबी जो कि पूर्वी पंजाबी, जो भारत के साइड बोली जाती है, ठीक है, पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा है ना। गुजराती इसमें आ जाएगा आपका इसमें भीली आ जाएगी, आपका खानदेसी आ जाएगा, और आपका राजस्थानी आ जाएगी। ये किसके पार्ट हो जाएंगे? भीतरी उपशाखा के जो केंद्रीय पार्ट है उसके। और अब अगर बात पहाड़ी हिंदी की जाए तो इसके तीन डिवीजन यहाँ पर फ्री होते हैं। पूर्वी पहाड़ी, इसमें आ जाएगा पूर्वी पहाड़ी, अर्थात ईस्टर्न जो पहाड़ी इलाका है उसकी जो भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी नेपाली। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो नेपाल है ये ईस्टर्न नेपाली है, ठीक है, ये नेपाली में आ जाएगा। यहाँ पर इसका मध्य और केंद्रीय पहाड़ी आ जाएगा। उसके बाद पश्चिमी पहाड़ी, ये इधर वाले भाग को पश्चिमी पहाड़ी के रूप में डिनोट किया गया, ठीक है। और ये तो हमने जो आधुनिक भाषा सर्वे है उसके आधार पर हमने इसका डिवीजन समझा है। अगर अब चटर्जी के अनुसार समझाया जाए तो उन्होंने इसको कई अदर्स पार्ट्स में बांटा है, जैसे उद्दीच जिसको उत्तरी के रूप में उन्होंने देखा है, प्रतीच अर्थात पश्चिमी के रूप में देखा है, मध्य एशिया अर्थात बीच का, प्राच्य पूर्वी को, और दक्षिणार्थ दक्षिणी के रूप में इसमें बांटा है। अर्थात अगर इन्होंने इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो लगभग आपकी चीज़ें हो गई हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि लगभग जो भी आपका सिलेबस है इस वाले खंड का वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर अब कुछ रह गया हो, अगर कहीं पे कोई समझने में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। हम लोगों ने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ ली, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं समझ ली, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उनमें पाली प्राकृत समझ ली, और उनके जो डिवीजन है प्राकृत के सौरसेनिया, अर्धमागधी, मागधी, अभ्रंश, और उनकी विशेषताएं भी हमने देख ली। अभ्रंश और अवट और पुरानी हिंदी के संबंध क्या है, कैसे पुरानी हिंदी ही को कई लोगों ने अभ्रंश अवट की संज्ञा दी है, और नामवर के इसमें मत काफ़ी प्रबल जान पड़ता है। और भारतीय आर्य भाषाओं का डिवीजन हमने देख लिया, और किसके आधार पर हमने डिवीजन देखा है, जो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, और उसके आधार पर इसको 3 पार्टों में हम लोगों ने बांट लिया है। कौन कौन से में बांटा है? आपका बाहरी भाग के बारे में बांट लिया है, भीतरी भाग बांट लिया, और केंद्रीय भाग के रूप में इसको देख लिया, पूर्वी भाग के रूप में देखा है, और केंद्रीय भाग के रूप में हमने इसको देख लिया है, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, आप हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें हमारे मेल ID द एजुकेशन कैटलिस्ट पे @gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है एजुकेशन कैटलिस्ट के नाम से, जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उस पर भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं।